जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि हमने क्वेश्चन 10 तक कर लिया था, तब हम क्वेश्चन 11 से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है कि डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो अगर दिन में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो फिर उसके साथ क्योंकि वहाँ पे बहुत हीट होता है इसलिए बहुत फास्ट रेट में ट्रांसपिरेशन होगा और उसकी वजह से वहाँ पे वो अपना बहुत सारा पानी लॉस कर देगा और कुछ देर बाद वो मर जाएगा। इसलिए उसमें डिफरेंट होता है। डेजर्ट प्लांट्स में वो रात में लेते हैं CO2 अपना खोल के स्टोमेटा, और वो रात में जब CO2 जब अंदर ले लेते हैं उसके बाद वो मैलिक एसिड एक इंटरमीडिएट होता है, उसकी मदद से वो स्टोर करते हैं उसे। ठीक है, स्टोर करने के बाद वो दिन में उससे आराम से अंदर ही अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हमें ग्लूकोज बना के देते हैं। तो इसका सही आंसर है 11 का C। चलिए अब हम 12th का एक डायग्राम देख लेते हैं। 12th का डायग्राम है, X और Y इसमें दिया हुआ है। आपको तो पता ही होगा, ये है ये बीच वाला जो होता है जो एक बना हुआ है एक स्वीट पोटैटो का शेप का, तो वो स्टोमेटल पोर है। और ये जो X है, तो X हमारा पॉइंट है गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स का ये फंक्शन होता है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के में हेल्प करते हैं। जब पानी जब एंटर करता है स्टोमेटा में तो फिर मतलब कि वो स्वेल हो जाते हैं और इसलिए वो उनका जो पोर होता है वो खुल जाता है। और फिर वो जो स्टोमेटा है उससे वो या तो ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं या तो वो बाहर से कुछ सामान अंदर ले सकते हैं, गैसेस, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर ले सकते हैं उससे। ठीक है, तो वाई को देखते हैं। वाई इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम है कि वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हमारा हेल्प करता है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। याद रखिएगा आपकी एक्स जो है वो गार्ड सेल्स है और वाई क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो एक्स गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स, तो या तो बी होगा या तो ए होगा। ठीक है, और वाई क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब हम उनके फंक्शंस को देखते हैं। तो जो एक्स है गार्ड सेल्स, उनका फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं लेकिन उनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है, उसके जब वो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं तो उसके वो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो तो हो ही जाता है जब वो ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटल पोर उसके बाद। ठीक है, जो वाई होता है क्लोरोप्लास्ट, वो यूज़ होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही, वो जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है उसके मदद से वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो थ्रोट में हमारा होता है वो क्या प्रिवेंट करता है। तो इसका आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है वो हमारे एयर पैसेज यानी कि जो ट्रेकिया होता है उसे कोलैप्स करने में हेल्प करते हैं। जो हमारा ऐसा उस शेप का होता है, तो जो हमारा ऐसा होता है ये फेरिंग्स है, फिर ये से एक शेप में बढ़ गया लैरिंग्स में, और इसमें एक ऐसा 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 शेप का होता है। ये जो बहुत सॉफ्ट से बोन्स टाइप के होते हैं कार्टिलेज, और जो ट्रैकिया होता है वो हमारा बहुत सॉफ्ट मसल होता है। तो अगर ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर हम जब हम वो अपना एयर को जब हम लेंगे या छोड़ेंगे तो फिर वो बहुत इजीली वो कोलैप्स कर जाता है। इसलिए जो हम कार्टिलेज यूज़ होता है वो उसे कोलैप्स करने में हेल्प करता है, कोलैप्स करने में बचाता है। सॉरी, हेल्प नहीं करता है, वो बचाता है कोलैप्स होने से। नेक्स्ट, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब कि आप सिंपल में याद रखिए, एसेंट ऑफ सैप मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O थ्रू जाइलम। बढ़िया। तो जाइलम, आपको तो पता ही होगा कि जाइलम में ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O सिर्फ दो ही चीज़ों से की मदद से होता है। एक तो रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर में क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ट्रांसपिरेशन पुल में होता है कि जब वो
ट्रांसपिरेशन कब करते हैं और जब यानी कि जब वो पानी छोड़ते हैं तो उसके वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से पानी वो ऊपर जाता है, ठीक है। और लेकिन जो रूट प्रेशर होता है उसमें कुछ एनर्जी यूज़ होता है जिसमें कि जिसके मदद से वो अंदर ले सकते हैं पानी वगैरह को और उसे ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है, इसलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर इसमें क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल जो है उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन जो रूट प्रेशर है उसमें हो रहा होता है यूज़, इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जो रूट प्रेशर में होता है वो आयंस को जब वो अंदर लेते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है जिसके मदद से पानी अंदर जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट और फोर्थ, जो कि है डी ऑप्शन। चलिए हम एक बार 15th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिसके ऑप्शंस और इसका आधा पार्ट अगले पेज में है, लेकिन हम उसका ऊपर वाला ऐसे पढ़ लेते हैं ये पहले। इसमें कहा गया है केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद लेबल्स 1, 2, 3 एंड 4। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स मेन फंक्शन। बढ़िया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें एक बहुत सिंपल चीज़ दिया है कि ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमें ये बताना है कि इनका आइडेंटिफिकेशन करना है उनका और उनका फंक्शन बताना है। चलिए देखते हैं, ये डायग्राम है हार्ट का। तो अब जैसा देख सकते हैं फर्स्ट से आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है राइट वेंट्रिकल से बाहर लेके जा रहा है ब्लड को। तो मतलब कि फर्स्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है लंग्स तक, और इसलिए वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो फर्स्ट जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है। सेकंड जो है वो ब्लड ला रहा है अंदर, लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, तो वो पल्मोनरी वेन होता है जो लाता है उसमें। ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस होते हैं आर्टरीज और वेन्स के, क्योंकि जो आर्टरीज होते हैं वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं और इन्हें पल्मोनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड होते हैं। जो लंग से रिलेटेड होता है, जैसे डॉक्टर जो लंग से रिलेटेड होते हैं वो हम उन्हें मानते हैं कि वो पल्मोनरी से रिलेटेड है, इसलिए पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो इसमें ये तो गलत है, ऑप्शन है। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स से हार्ट तक। तो आप देख सकते हैं कि ये सही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी और भी बाकी दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो एओर्टा है, तो हम देख लेते हैं थर्ड क्या एओर्टा है। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा था, जी हाँ वो एओर्टा है। लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जा रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है। डी एक बार देख लेते हैं, वैसे बी हमें सही तो मिल गया लेकिन एक बार डी भी देख लेते हैं। वेना कावा देख लेते हैं। वेना कावा डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के दे रहा है राइट एट्रियम में ताकि वो फिल्टर हो सके। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड लिखा हुआ है, मतलब डी भी सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गए हम लोग 16th क्वेश्चन पे। विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेशन। तो हम जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो सबसे पहले वो प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्शन जब उस पर होता है स्टमक में, तो स्टमक में वो पेप्सिन जो एक्ट करते हैं उन पे एसिडिक मीडियम में, तो फिर वो उन्हें पहले प्रोटीन से प्रोटियोसिस और भी अलग अलग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी वो थोड़े बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी को सब कुछ सिंपलर फॉर्म्स में चाहिए होता है, लेकिन हमारे जो स्टमक में होता है उसके बाद भी हमारा थोड़ा बड़ा ही रह जाता है उसका मॉलिक्यूल, इसलिए हमें और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रोटीन का। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट है उनका मतलब हमारा स्टार्ट तो हमारे माउथ में हो जाता है, जो कि सलाइवरी अमाइलेज होता है। वो हम उस पर एक्ट करके उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में से तोड़ देता है मोल्टोज में, लेकिन उसे सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए उसे और भी प्रोसेस से गुजरना होता है,
ठीक है। सिमिलरली फैट को पहले ही उस फैट पे एक इमल्सिफिकेशन हो जाता है बाइल जूस के द्वारा। आप एक बात याद रख सकते हैं कि बाइल जूस एंजाइम नहीं है, बाइल जूस एक जूस है, एक सॉल्ट है जो लिवर में प्रेजेंट होता है और उसे गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ठीक है। जो प्रोटीन है वो टूटता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में। प्रोटीन पे एक्ट करता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा पैंक्रियास रिलीज करता है, तो प्रोटीन्स को वो अमाइनो एसिड में तोड़ता है। फैट्स को जो होता है वो फैट्स जो होते हैं उसे वो तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो मतलब सी ऑप्शन सही हमें लग रहा है अभी तक तो। और जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसको वो बहुत सिंपल पार्टिकल में तोड़ देता है जिसे वो ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से ही देख लेते हैं। जो प्रोटीन रहता है, बी तो गलत ऑप्शन है, सी सही सही ऑप्शन है इसका। इसलिए प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है और उसे एमाइनो एसिड में तोड़ देता है। फैट्स पे लाइपेज एक्ट करता है, उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और कार्बोहाइड्रेट्स पे एमाइलेज एक्ट करता है, उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है। बढ़िया, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है कि हमें इसका ऑप्शन सही देखना है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है और इसके इस पार्ट में ये होता है। ठीक है, इस पार्ट में ओपेक रहता है इस पार्ट में, लेकिन जो कॉन्वेक्स रहता है वो ये होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये पार्ट उसका ओपेक रहता है। बढ़िया, तो ये यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है। और ये डाइवर्जेंट मिरर होता है। ठीक है, हम ऑप्शन एक एक करके सारे देखते हैं। पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और इसमें हमें बताना है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे जाएगा। क्या वो पैरेलल जाएगा इंसिडेंट रे के? नहीं, वो पैरेलल नहीं जाएगा। आप पास थ्रू एफ, नहीं वो पास थ्रू एफ भी नहीं करेगा। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, जी हाँ सी है ऑप्शन सही इसका, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ से वो आ रहा है और वो ऐसे करता है और वो उधर से आके यहाँ पे डाइवर्ज करता है। और लेकिन हम उसका अगर हम पीछे वर्चुअल बनाएंगे देख सकते हैं कि वो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ हमें लगेगा। और उसका बहुत ही माइन्यूट जो होता है पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट एफ पे बनता है इन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। आप ये बात याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे? हर्ष इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ यूनिक मिरर। वो एक यूनिक मिरर के सामने खड़ा है जिसमें उसका हेड यानी कि जो उसका ऊपर का पार्ट है वो अब उसके बॉडी से छोटा दिख रहा है। मिडल पार्ट जो है उसका वो सेम साइज़ का दिख रहा है और जो उसके लेग्स हैं वो बिगर दिख रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है? देख लेते हैं हम। जो हेड है वो हमारा स्मॉलर कब दिखेगा? जब वो कॉन्वेक्स मिरर के पास होगा तभी वो हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो ए कॉन्वेक्स है तो ये आइदर सी और डी होगा। उसका जो मिडल पार्ट है वो सेम साइज है यानी कि वो प्लेन है, तो सी है उसका सही है जवाब। और जो उसका लेग्स है वो बिगर है क्योंकि जब अगर फोकस के जब आगे रखा जाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो फिर वो उससे बड़ा इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर के केस में। चलिए, तो 18th का सी आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 19th। 19th में आप देख सकते हैं कि मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है और मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है एक, और नॉर्मल से ज़्यादा एंगल मीडियम ए बना रहा है, और जबकि वो जो मीडियम बी है वो थोड़ा कम एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं कि एन ऑफ बी इज लेस देन एन ऑफ ए। ओके, तो हम देखते हैं अब जब हम मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे यानी कि एन ऑफ बी बाई एन ऑफ ए। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि एन ऑफ बी जब न्यूमरेटर जब छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो फिर वो ज़ीरो से हमेशा उसका छोटा होता है। ठीक है, उसका हमेशा ज़ीरो से, सॉरी कुछ गलत लिखा लगता है मैंने,
तो उसका जो होता है वैल्यू वो हमेशा 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो हम हमारा इसमें आंसर देख लेते हैं, हमें क्या होगा इसका आंसर। 1 मिनट में बताता हूँ। जो 19th क्वेश्चन है उसका होगा हमेशा <<1>, तो यानी कि बी उसका सही जवाब है। 20th थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे फिज़िक्स के ऐसे क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं जिसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट रहता है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग रहता है उसे सॉल्व करने में, और वो उसमें थ्योरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम लगता है। चलिए तो देखते हैं एक बार। जो श्रेया है, मतलब श्रेया को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है। ठीक है, इसका ये ओपेक रहता है इस साइड, उसका पोल यहाँ रहेगा बीच में। ये मैंने एग्जैक्ट तो स्केल से नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे ही बनता है वो मिरर। डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर है वो। ठीक है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, और वो पोल की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है, पोल की तरफ वो आ रही है आगे 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 आगे। तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर में होता है, सॉरी ये न्यूमेरिकल्स जैसा क्वेश्चन नहीं है, मैं खामखा इससे देखकर एक्साइट हो गया था, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है। कॉन्वेक्स मिरर का हमें याद रखना होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और डिमिनिस्ड ऑब्जेक्ट बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी सही। ठीक है, 21 देखते हैं। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। ठीक है, तो कोई किसी किसी को लगता होगा कि प्लैनेट्स इसलिए नहीं ट्विंकल करते हैं क्योंकि वो बड़ा होता है स्टार से। ठीक है, तो ये आपको गलत लगता है। असल में बात ये है कि प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बहुत ही करीब होते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि स्टार्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ के बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा छोटा दिखाई देता है। और जो प्लैनेट्स होते हैं, स्टार क्योंकि बहुत दूर होता है इसलिए वो हमें एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लगता है, लेकिन जो प्लैनेट लगता है वो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट से बना होता है, इसलिए जो उसका ओवरऑल जो ब्राइटनेस होता है उसका वो नलीफाई हो जाता है। सही है, चलिए ठीक है, तब हम इस पे देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए है प्लैनेट्स आर नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, तो ये गलत हुआ, ए गलत है। द शिफ्ट इन देयर पोजिशन एज कम्पेयर टू स्टार्स इज स्मॉलर, तो बी भी गलत है। दे रिफ्लेक्ट हाई इंटेंसिटी लाइट रीचिंग देम, तो ये भी गलत है। एक बार मैं फिर से एक बार देखता हूँ इसे, तो इसमें मैंने नोटिस किया कि सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वही है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीब है, और वो एक सोर्स ऑफ लाइट, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट से बने होते हैं, इसलिए उसका जो ओवरऑल जो होता है लाइट का इंटेंसिटी वो नलीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन ये नहीं देगा CBSE, क्योंकि अगर वो देगा भी तो फिर वो उसके सबके मार्क्स देगा, चाहे आप कोई भी ऑप्शन मार्क करके हैं। नेक्स्ट 22nd है डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय ग्लास प्रिज्म बिकॉज। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों टेक प्लेस करता है ग्लास प्रिज्म में, उसका ऑप्शन है ए, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। ठीक है, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। ओके, जिसमें बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एनर्जी और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कोई ताल्लुकात नहीं है। सी है द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम, क्या डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट स्पीड होता है मीडियम में। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट 23rd, विच कलर ऑफ लाइट इज मेनली स्कैटर्ड बाई लार्ज साइज पार्टिकल्स। जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो लार्जर वेवलेंथ को ही हमेशा स्कैटर करेंगे, तो ब्लू तो छोटे वेवलेंथ होता है ब्लू का, इसलिए वो उससे स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसे स्कैटर करते हैं, तो इसका ब्लू नहीं है। वाइट तो बाकी सब लाइट से बनता है, तो वाइट भी हट जाएगा, वॉयलेट भी नहीं होगा। रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो मेनली लार्ज साइज पार्टिकल से स्कैटर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन है बी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं 24th एक डायग्राम है। अब हम इसमें देखते हैं हम कि क्या होता है इसमें। ये जो गोला है वो एक रेन ड्रॉप है, जहाँ पे एक दूर से एक सनलाइट आता है। सनलाइट मान लीजिए सनलाइट इन्फिनिटी से आ रहा होता है,
ठीक है। तो जो इन्फिनिटी से जब वो आएगा तो वो जब वो उसका जब मीडियम चेंज होगा तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन तो होगा ही, साथ में ये जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, रेन ड्रॉप, इसलिए वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, जिससे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो वो जब यहाँ आके टकराएगा, ठीक है, तो एक बार टकरा के वो यहाँ पे बनता है, ठीक है, और उसके बाद वो फिर से बाहर निकलता है रिफ्रैक्शन होके। बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ए, डिस्पर्जन अकर्स एट पॉइंट ए। चलिए देखते हैं डिस्पर्जन क्या पॉइंट ए में अकर कर रहा है। जी हाँ, डिस्पर्जन पॉइंट ए में अकर हो रहा है। देखते हैं बी, इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर्स एट पॉइंट बी। क्या ऑप्शन बी में क्या ऑप्शन बी में इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है? नहीं, ऑप्शन बी में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, सी है इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट पॉइंट ए। तो ए पे तो डिस्पर्जन हो रहा है, इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन ये नहीं होगा। अब डी देखते हैं, डिस्पर्जन अकर्स एट पॉइंट बी। तो बी पे डिस्पर्जन है, बी पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए सही ऑप्शन है इसका ए। चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन बी पे हम आ गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा एक पानी वानी पी के आ सकते हैं। ओके, मैं काउंट डाउन करता हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, 25th क्वेश्चन। इसमें कौन से वो मेटल्स है जो ईजिली कोरोड नहीं होते हैं? तो ईजिली कोरोड वो मेटल्स नहीं होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए जैसे वो पाए जाते हैं उसी स्टेट में वो रहते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं, और वो ज़्यादातर किसी गैस वैस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं गोल्ड और प्लैटिनम, तो ये ऑप्शन हो सकता है। गोल्ड और आयरन, आयरन तो नहीं होगा, आयरन तो कोरोड होता है, इसलिए वो रस्ट बनाता है। जिंक और आयरन तो ये भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम और जिंक ये भी नहीं होगा, तो ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, 26। ठीक है, तो जो हमें इसमें दिखाया गया है कि एक जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें कोई सॉल्ट रखा है, उसे हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जो ब्लू कलर का सॉल्ट है वो, तो ब्लू कलर का सॉल्ट कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, ब्लू कलर्ड सॉल्ट जो है वो वाइट कब हो जाता है? जब हम उसमें हीट करते हैं, जो हीट करते हैं तो उसका 5 जो H2O का जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो एवापोरेट होने के बाद सिर्फ CuSO4 बचता है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, सोडियम मेटल हम क्यों उसे ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। इसके लिए आपको एक बार रिएक्टिव सीरीज़ याद करना होगा। तो रिएक्टिव सीरीज़ हमें ये कहता है कि प्रोफेसर मतलब पोटेशियम, पोटेशियम के प्रोफेसर SC मजिल, MAZIL, प्रोफेसर SC मजिल, प्रोफेसर का पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, होम कम। तो होम में H हो जाएगा हाइड्रोजन, कम कम में C हो जाएगा कॉपर, विथ ऐसे ही है, विथ का कुछ नहीं है, विथ कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड। बीच में हम ये भी लगा सकते हैं, कम होम विथ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। चलिए हम फिर से देखते हैं, प्रोफेसर SC मजिल, होम कम विथ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। क्या है? प्रोफेसर SC मजिल, होम कम विथ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर सिल्वर एंड आर लास्ट गोल्ड। ठीक है, नीचे में एक प्लैटिनम भी आता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे लास्ट में श्रव से श्रवण कुमार होता है, ऐसे हमारे लास्ट में प्लैटिनम होता है। ओके, जैसे कि हमें बहुत टाइम तक ये नहीं पढ़ाया जाता है कि श्रव से श्रवण कुमार, क्योंकि हमेशा लास्ट हमारा ज्ञ से ज्ञानी पे ही हो जाता है, इसलिए हमारे इसके केस में भी हमें प्लैटिनम बहुत लेट से पढ़ाया जाता है, लेकिन प्लैटिनम सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड और प्लैटिनम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि वो बहुत सबसे लगभग प्लैटिनम लास्ट पे होता है, गोल्ड सेकंड लास्ट पे होता है रिएक्टिविटी में, इसलिए वो नहीं रिएक्ट करते उनसे। लेकिन वो एक
एक्वा रीजिया नाम का एक होता है सब्सटेंस, ठीक है। एक्वा रीजिया में कॉन्सनट्रेटेड HCl, ठीक है, और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्रेजेंट होता है 3:1 के रेशियो में, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, जिससे वो आराम से हम उसे कुछ कोरोड कर सकते हैं। ये सब सोनार वगैरह उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम थे 26 में, 26 का आंसर बी था। हम थे 27 में, 27 का था कि ए इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही। उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, तो ए हो सकता है। इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर वायलेंटली, तो बी भी हो सकता है। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वायलेंटली, तो सी भी हो सकता है। तो इसका लेकिन ज़्यादा हमें जो लग रहा है वो हो सकता है डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि सब इसमें हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आंसर कौन सा है। तो इसका सबसे इफ़ेक्टिव आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। ओके, होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है कि CaCl2 कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको एक बार अपना NCERT पढ़ना ही होगा, क्योंकि CaCl2 होता है आयोनिक कंपाउंड। CaCl2 ये मैं आपको एक और अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगला वीडियो मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ही लाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसा राइम हो गया। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगला वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ही लाने वाला हूँ। ओके, 28th क्वेश्चन है CaCl2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो Ca का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो आप याद रख सकते हैं। स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, और लास्ट में होता है हम पोटेशियम, आर्गन, और हमारा लास्ट में हमारा आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का होता है 20th नंबर। अब मुझे माफ़ करिएगा, अब मैंने आपको गलती से पोटेशियम पहले बोल दिया आर्गन के। पहले आर्गन आता है, फिर पोटेशियम, और लास्ट में कैल्शियम। 20 तक आप याद रख लीजिएगा हमारा पीरियोडिक टेबल, तो आपको बहुत ही आसानी होगा ये सब करने में, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल बोलता हूँ, आप मेरे साथ ही याद करते चलिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है आर्गन, क्योंकि 18 होता है, तो इसके बाहर में 2 होगा, ठीक है। तो बाहर में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, तो हम 2 इससे बना देते हैं। और क्लोरीन तो सबको पता होगा कि उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वो एक वो इस Cl को दे सकता है। और एक हम और Cl यहाँ लिख सकते हैं, Cl इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा हो देखने में, ठीक है। इस आपको अच्छा होगा देखने में, तभी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो CaCl2 है, इसमें होते हैं तो 7 होता है इसमें, तो एक वो इसको देख सकता है, और एक और Cl के साथ अगर हम उसे कंबाइन कराएंगे तो इसमें भी 7 होगा, ठीक है। तो वो एक इसको भी देख सकता है, तो ये एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो इसमें एक Ca हुआ और साथ में उसके साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो इसका CaCl2 तभी बनेगा जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें A है कि 2 है, Ca में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों Cl को एक एक दे रहा है। तो A हमारा ऑप्शन सही लग रहा है हमें। B नहीं है सही, क्योंकि इसमें एक ही Cl इसने ये दिया है, और C भी नहीं है सही। तो और यहाँ पे D तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही चीज़ बनाया हुआ है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29th। पहले मैं मिटा देता हूँ इसे जी। 29th है, नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। ये बहुत ही सिंपल है, आप ये रिएक्शन को एक बार याद कर लीजिएगा। आप एक बार अगर इसे लिख लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको बार बार इसे प्रैक्टिस करने की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे एक बार लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो CaOH2 plus Cl2 gives
CaOCl2 प्लस H2O। ओके, तो CaOCl2 जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम, याद रखिएगा ड्राई होना चाहिए स्लेक्ड लाइम के साथ जब हम क्लोरीन को एक्ट कराएंगे तो वो हमें ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 का होता है फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका ऑप्शन है डी, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए हम जल्दी जल्दी से मिटाते हैं, मिटाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे वाला क्वेश्चन भी करना है। तो 30th क्वेश्चन है, अ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, कॉमन सॉल्ट जहाँ आ गया यानी कि NaCl, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है, हमारे घर में भी सोडियम क्लोराइड ही होता है। ओके, इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चर्स एंड ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। तो ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 डॉट डॉट 10H2O, ठीक है, ये उसका दिया हुआ है, हमारे हमारे उसका प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं ये सारे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 का डी, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, चलिए पहले हम इसे मिटा देते हैं फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द एरिया स्टंग बाय बी और एंट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हमारा बेसिक होता है, ठीक है, तो बेसिक को, और जो बी और एंट जब कोई काटता है हमें तो वो मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, बेकिंग सोडा इज बेस एंड न्यूट्रलाइजेस फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इन द एरिया बाय द इंसेक्ट। बिल्कुल सही, मैंने भी आपका यही अभी एक्सप्लेन किया। तो A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो सही ऑप्शन है इसका A। नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्स रे फिल्म्स। ठीक है, ये एजर्शन सही है। सिल्वर ब्रोमाइड इज photosensitive and change to silver and bromine in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, और इसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड इसलिए यूज़ होता है फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म्स में, क्योंकि वो जो फोटोलिटिक जब डीकम्पोजिशन होता है उसमें, तो वो सिल्वर और ब्रोमीन दो अलग अलग सब्सटेंसेस देते हैं जो कि हम बहुत ही इंटेंसिवली यूज़ होते हैं फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ओके, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, व्हेन वी ब्लो इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। सही है, क्योंकि जो लाइम वाटर, आपको तो पता ही होगा कि लाइम वाटर होता है CaOH2, तो उसमें जब हम फूंक मारेंगे तो फूंक मारने के बाद उसमें CO2 होगा, तो CO2 को जब हम वो फूंक मारेंगे तो CO2 CaOH2 के साथ कंबाइन करेगा और वो CaCO3 देगा, जिसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 फॉर्म होता है, तो ए सही है और आर भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही है। सबके ऑप्शन ए ही सही है इसमें एजर्शन रीजनिंग में। चलिए आगे हम देखते हैं अब 34th क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स की स्पेलिंग गलत दी है, इसमें टी नहीं होगा, इसका है STARS। The twinkling of stars is due to the fluctuation in the refractive index of the Earth's atmosphere। ठीक है, ये ऑप्शन इज ये सही है ऑप्शन। When light propagates from one medium to another, the direction of propagation deviates। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं एजर्शन क्या लिखा है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो जो तारा जो चमकता है हमें वो दिखता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अर्थ के एटमॉस्फेरिक में फ्लक्चुएशन होता है, उसमें अर्थ के एटमॉस्फेरिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये गलत है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जो स्टार होता है वो अलग अलग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के को पार करके आता है, अलग अलग एटमॉस्फेयर को पार करता है, इसलिए वो फ्लक्चुएट होता है, तो इसका अजर्शन गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, वो हमें पूछ रहा है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग डिफरेंट मेटल्स एंड डिपिंग देम इन सॉल्ट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड 1 2 3 and 4 एज शोन इन द फिगर बिलो।
तो इसमें फर्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट में डाला गया है। आयरन को CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में डाला गया है। जिंक को आयरन सल्फेट में डाला गया है। कॉपर को भी जिंक सल्फेट में डाला गया है। तो एक बार मैंने जो आपको पढ़ाया था वो एक बार याद कर लेता। मैंने पढ़ाया टर्म मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। तो प्रोफेसर SC मजिल होम कम, ठीक है, विथ सिल्वर एंड गोल्ड, और साथ में हमारा श्रवण कुमार प्लैटिनम, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या जिंक के ऊपर आता है रिएक्टिविटी टेबल में। अगर वो आता है तो फिर वो जिंक को रिप्लेस कर देगा और उसमें रिएक्शन अगर होगा, नहीं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। देख सकते हैं मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये जिंक के ऊपर है, इसलिए ऑप्शन ए में होगा, तो फर्स्ट में होगा। सेकंड देखते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट। तो ये तो बहुत एक फेमस रिएक्शन है, इसलिए इसमें तो ज़रूर होगा। चलिए तो ठीक है, इसमें सेकंड में भी होगा। थर्ड है जिंक और आयरन सल्फेट। तो क्या जिंक आयरन सल्फेट को करेगा रिप्लेस? तो बिल्कुल, जिंक भी आयरन के ऊपर है तो जिंक में भी होगा। और लास्ट में कॉपर और जिंक सल्फेट, तो ये नहीं होगा क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट के नीचे है बहुत। तो इसमें बिल्कुल ये फोर्थ नहीं होगा। इसका में फर्स्ट सेकंड थर्ड में यस 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 होगा और फोर्थ में नो होगा। तो यानी यस 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 नो, सी ऑप्शन है, सी सही इसमें आंसर है। 36 हमें क्या कहना चाह रहा है ये हम देखते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट यानी एक बैक्टीरिया होता है, उसमें वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। तो वो C6H12O6, इसको वो जब पहले तो वो साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बैक्टीरिया में जब वो होगा तो फिर वो हमें देगा CO2 प्लस उसका जो एथेनॉल होता है, ठीक है, बढ़िया, प्लस एनर्जी, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, मतलब 1 3, तो इसमें होगा बोथ 1 और 3, तो डी इसका सही आंसर, ठीक है। 37th क्वेश्चन है, विच इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनीज। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हमें बताना है जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो हमारे जो नर्व्स होते हैं, जो कि हमारे बेसिक यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। सिमिलरली जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक जो यूनिट होते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो जो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो हमेशा कैपिलरीज के थ्रू होता है। आप एक बार ये याद रख सकते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। एक बार मैं मिटा लेता हूँ उसे जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं बताता हूँ, पहले होता है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज के नीचे होता है आर्टरीज, पहले जब वो स्मॉलर पार्टिकल में बढ़ता है तो वो आर्टीरियोल्स होता है। आर्टीरियोल्स के नीचे वो कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज में ही सारे एक्सचेंज होते हैं वो होते हैं। उसके बाद फिर वो वेन्यूल्स बनता है। उसके बाद फिर वेन्यूल्स जो होते हैं वो बड़े जो होते हैं ब्लड वेसल्स, वीन्स में जाके मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो वैसे सी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको मन है तो, ठीक है। होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए तो फिर मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th। An object is placed 40 centimeter from the concave mirror with a focal length of 20 centimeter। तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो c इक्वल्स टू 2 × 20, तो यहाँ पे उस केस में 40 सेंटीमीटर कर्वेचर है। और हमेशा जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज रखा जाता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाता है, लेकिन वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो इसका सही होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पे ही वो इमेज बनाएगा। तो 39 का डी है आंसर। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर इक्वल्स टू 1।
क्योंकि सेम साइज़ होता है इसलिए मैग्नीफिकेशन कुछ होगा नहीं, इसलिए वो मैग्नीफिकेशन 1 होगा। क्योंकि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है मैग्नीफिकेशन, इसलिए जब हम उसमें डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा। और क्योंकि वो वर्चुअल बनता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट, इसलिए उसका +1 ही होगा। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन। चलिए 41st क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव होता है, ये सही है, मतलब इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि हिसाब से वो सही है, वो लिक्विड मीडियम होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन गैसियस फॉर्म, तो ये नहीं होता है, वो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में करता है, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है, लेकिन ये सही है इस हिसाब से। और फोर्थ, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ये सही है, मतलब इस हिसाब से वो गलत है। तो यानी कि सही ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, तो यानी कि बी सही है इसमें, सेकंड और थर्ड। 42nd क्वेश्चन। The given graph shows how the amount of carbon dioxide taken in by a plant varies through a 24 hours period. तो वो कैसे वैरी करता है वो हमें बताया गया है। तो जब उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। तो वो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे हाईएस्ट होगा 8 to 12 के बीच में जब वो हो रहा है तब, ठीक है। तो 8 to 12 के बीच में इसमें कब कहाँ दिया हुआ है, तो जी हाँ यहाँ पे दिया हुआ है 8 to 12 के बीच में 10 AM, तो इसका आंसर है बी 10 AM पे, ठीक है। 12 नून में, क्योंकि देख सकते हैं आप 12 नून को थोड़ा एक बार प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आएगा उसका लगभग यहाँ पे आएगा, वो थोड़ा नीचे है, और तो इसलिए लगभग 10 नून के थोड़ा आस पास ही है वो, तो इसलिए 10 AM होगा सही आंसर इसका। अब 43rd हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट ओ ए प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर विल बी। तो हम देखते हैं फिगर नेक्स्ट पेज पे ही होगा। 43rd, बाय स्फेरिकल मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, इसमें तो फिगर है ही नहीं। चलिए कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ेगा, हम 44th क्वेश्चन पे ही आते हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +2.5 diopters and -0.5 diopters are placed in contact. The power and focal length of the lens combination is. तो जब हम इसको दोनों कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो उनका जो कॉम्बिनेशन में हमें दोनों का ऐड करना था 2.5 प्लस 0 माइनस 0.5, ठीक है। तो और इसका होगा 2, तो 2 डायोप्टर्स होगा, इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन +2 डायोप्टर्स, तो इसका ऑप्शन ए है सही। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फोकल लेंथ सही है कि नहीं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि जो 2 होता है पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। तो पावर इसमें 2, तो 1/f क्या होगा इसमें 1/2, तो f इक्वल्स टू 1/2, तो इंटू 5 इक्वल्स टू 0.5 मीटर, क्योंकि हमेशा मीटर में निकलता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, यानी कि इसका सही आंसर है ए। बढ़िया। 45th में हमें दिया गया है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल से जब कोई रेस आता है तो फिर वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है फोकस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें रियल और इन्वर्टेड सिर्फ डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी पे रखा गया है। लार्ज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कुछ दिया नहीं, तो मान लेते हैं मुझसे इन्फिनिटी पर वो रखा गया है। कॉन्वेक्स मिरर है, आई एम सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ऐसा नहीं बनता है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो इन्फिनिटी पे वो यहाँ पे वो डाइवर्ज करेगा, और वो यहाँ पे फोकस पे वो यहाँ मान लीजिए फोकस इसका इस तरफ होता है, क्योंकि आप याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो उसे जब हम रीट्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे फोकस पे एक दिखाएगा कि वो फोकस से इमर्ज हो रहा है, ऐसा हमें वो प्रिटेंड कराएगा, ठीक है। तब हमें ये बताने को कह रहा है ये
कि अगर वो लार्ज डिस्टेंस यानी इन्फिनिटी पे रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे, तो इमेज का मिरर से कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसका रेडियस और कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो यानी उसका फोकस उसका हाफ होगा यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो फोकस पे मीट करते हुए दिखेगा, इसलिए उसका आंसर बी 20 सेंटीमीटर। बढ़िया। 47th क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं आराम से। देखते हैं अब 47th क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि अगर हम आधे लेंस को ढक देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसमें कोई हमें डिफरेंस तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम ये करते हैं क्योंकि हमें कन्वीनियंट होता है कि हम सिर्फ दो रेज बनाते हैं, ताकि एक पैरेलल बना दिया इसमें जो फोकस से पास हो रहा होता है, एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से बना दिया। लेकिन असल में बहुत सारे रेज, लगभग इन्फिनाइट रेज इधर से आ रहे हैं, 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 सब इसमें इन्फिनाइट रेज आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं कि हम नीचे वाले को ढक देंगे। सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि जो इमेज होगा वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी और वो लेस ब्राइटर होगा। तो 47 का डी ऑप्शन सही है। ओके, तो हम 48 क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अभी तक आपको याद होगा कि प्रोफेसर S.C. मजल, होम कम विथ सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, हमारे साथ श्रवण कुमार है। तो जो Pb यानी लेड है और जो कॉपर है, जो लेड है और कॉपर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा रूल है कि जो जो आयरन होता है वो स्टीम पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो आयरन के जो नीचे बाकी भी बचे हुए होते हैं वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो हमारा पोटाशियम और सोडियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो और उसके लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो कैल्शियम पे जब हम लोग आएंगे तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन वो थोड़ा लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा। और वो हाइड्रोजन जब वो रिलीज़ करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, तो जो हाइड्रोजन होगा वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगा, इसलिए वो कार्बन नहीं, कैल्शियम कभी कभार फ्लोट करता है। इसलिए अब आप थोड़ा अगर और नीचे आ जाए तो मैग्नीशियम के केस में भी वही होता है। तो लेकिन वो कोल्ड वाटर के साथ ना रिएक्ट करके वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो MgOH2 देगा। और ठीक है, जब उसके नीचे जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो वो फिर हॉट वाटर से वो स्टीम में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो जब तक वो आयरन आता है, यानी कि जब आयरन आ गया तो आयरन का जब हम स्टीम हो गया, यानी कि H2O जो होता है, स्टीम हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हम उस पर अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो Fe3O4 प्लस H2 देगा। बढ़िया। तो ये दे दिया उसने, तो Fe3O4 देगा, तो ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो आयरन के जो भी नीचे होंगे वो स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्ट करेंगे, इसलिए इसका आंसर है डी, बोथ A एंड C। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन C, जिसमें कि केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। तो केस 1 दिया है कि अपूर्मा टू का लाइम सॉल्यूशन एंड पास्ड अ गैस X थ्रू इट। लाइम वाटर है उसमें, मतलब कि CaOH2 है, और वो टर्न मिल्की यहाँ पे दिखा रहा है बगल में। तो टर्न मिल्की कब होता है? जब CO2 ऐड करते हैं। तो उसमें एक गैस पास हो रहा है जो कि मिल्की टर्न कर रहा है। तो ये तो अभी तक सबको याद हो गया होगा कि जो लाइम वाटर में अगर हम CO2 ऐड करेंगे तो वो मिल्की टर्न करेगा। तो 49 का सी है आंसर। CaHCO3 के बारे में मैं वो पूछ रहा है कि CaHCO3 कैसा होता है। तो जो CaHCO3 होता है वो अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो सॉल्यूबल इन वाटर होता है। तो 50 का ए होगा आंसर। 51 का लाइम वाटर और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करें, तो ये हमने पहले भी अभी कवर किया था कुछ देर पहले। तो इसका आंसर है बी, CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। 52nd है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द रिएक्शन ड्यू टू द। मिल्की वो क्यों होता है? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ओके, सही आंसर है हमारा ए। अब केस 2 को देखते हैं। जो मैनी इन सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीट करते हैं बाहर में, जबकि जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो ऑर्गन्स के यूज़ करते हैं एक्सक्रीजन के लिए।
तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। तो दो किडनीज होते हैं, यानी कि अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नहीं ब्लैडर तो एक ही होता है, तो अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, तो डी ऑप्शन हमें सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। यूरेटर्स दो होते हैं, और एक यूरेथ्रा होता है जो कि ओपनिंग होता है जिससे वो यूरिन पास करता है। तो ऐसा होता है किडनी में, किडनी के अंदर जब वो जाता है तो नेफ्रॉन वगैरह से वो फिल्टर विल्टर होके, कॉन्सेंट्रेट होके, रीअब्जॉर्ब होके, वो यूरिटर्स के थ्रू पास, दो यूरिटर्स होते हैं उनके थ्रू पास करके वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, जिसके बाद वो यूरिथ्रा जो कि ओपनिंग होता है उससे वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम यूरिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पी है। अब हम देखते हैं कि 54th में क्या कहा जा रहा है। तो पी हम जैसे कि देख सकते हैं कि पी है यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस। ये याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। पी है ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज से बना होता है। ये कैपिलरीज का बंडल होता है। इसे हम कैपिलरीज का नहीं यूज़ करके ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ये कैपिलरी से ही बना होता है, लेकिन हम जब वो रीनल आर्टरी से जब वो अंदर आता है, इसलिए हम इसे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कहते हैं। तो उनके ब्रांच को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो ग्लोमेरुलस देता है, ठीक है। इसमें जो क्यू है, तो क्यू इसमें है, जो क्यू है इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब, यानी कि पीसीटी। तो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब है ये। तो फिर ये जब इसमें जब पास होता है, तो इसमें पास होने के बाद वो उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इससे वाटर और बाकी और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ग्लूकोज वगैरह जो बचे रहते हैं वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट यूरिया, क्योंकि यूरिया को हमें होता है करना होता है, उसमें हमें एक्रीट करना होता है। आर होता है, आर इज लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली का काम होता है कंसंट्रेटिंग द सॉल्यूट, तो इसका आंसर है सी आर। जबकि एस है कलेक्टिंग डक्ट, तो ये कलेक्ट करता है सबको, इसलिए एस तो कलेक्टिंग डक्ट का काम करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन में इसमें क्या सही दिया हुआ है। यूरिन को यूरिथ्रा में स्टोर करते हैं जब तक कि वो पास नहीं हो जाता है, तो वो गलत है। यूरिन को हम यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं जब तक कि वो पास नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो ये गलत है। इसमें ट्रू पूछा गया, तो फर्स्ट जो भी है वो सब एलिमिनेट कर देंगे। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं 2, 3 और 4 या 2 और 4 ओनली। तो हम 3 देखते हैं, अगर 3 सही हुआ तो सी ऑप्शन सही है, 3 गलत हुआ तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 है, द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, तो 3 भी सही है। सेकंड देखते हैं, किडनीज आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो सेकंड भी सही है। और फोर्थ देखते हैं, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, तो फोर्थ भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी। 56, सेलेक्ट द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें हमें इनकरेक्ट मैच करना है। जो हमारा ए है किडनीज, वो नाइट्रोजनस वेस्ट देता है, ये सही है। जो लंग्स हैं, तो जो लंग्स होते हैं वो यूरिया नहीं देते हैं। लिवर जो होता है वो यूरिया देते हैं, जो लिवर होते हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बी हमारा गलत है, बाकी ये दोनों भी सही है। ऑयल ग्लैंड सेबम देता है और स्किन स्वेट निकालता है। तो बी लंग्स यूरिया नहीं देता है, लिवर यूरिया प्रोड्यूस करता है। बढ़िया। तो अब हम लास्ट अपना केस 3 पे आते हैं एक बार। केस स्टडी 3 है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम इससे हम करते हैं। केस 3 है, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट पी क्यू प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जब इमेज को जब वो फॉर्म कहाँ होगा, तो वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में है। तो एक हम यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जब पैरेलल आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर वो फोकल लेंथ है, क्या है उसका, फोकल F2 है यहाँ पे, तो उससे वो पास करेगा, ठीक है। और जो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे तो उसके पैरेलल पास करेगा, और जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड इनलार्ज सेम ही होता है, इसलिए वो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनाएगा, ठीक है। और वो बनाएगा द इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो जो पी क्यू जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वो रखा हुआ है।
तो वो बियॉन्ड 2f1 बनाएगा, ठीक है। एट सेंटर कर्वेचर C1 बनाएगा, पता ये C1 तो नहीं होता है, इसमें 2f1 ही होता है। एट फोर्स नहीं, फोर्स तो है ही नहीं, कुछ ये नहीं होगा। एट इन्फिनिटी B भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन है C, बियॉन्ड 2f1। 58 देखते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो उसका होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, तो इसका ऑप्शन है डी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम क्या है, तो वो पैरेलल आ रहे हैं, तो फिर वो फोकस से पास होंगे, तो फर्स्ट इसका है सही। सिमिलरली अगर वो थर्ड, थर्ड तो नहीं लग रहा है सही मेरे हिसाब से, तो इसमें ए है सिर्फ सही आंसर, तो ए है इसका सही है, क्योंकि फर्स्ट में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ये टेढ़े कुबड़े कुछ कुछ एरोज ड्रॉ किए हुए हैं। सेकंड में डाइवर्ज होता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस नहीं है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, तो सेकंड भी गलत है। ऐसे फोर्थ में भी कुछ भी टेढ़े कुबड़े एरोज बनाए हुए हैं, तो ये भी नहीं है। फर्स्ट में अगर, फर्स्ट सही है, क्योंकि फर्स्ट में अगर पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो वो फोकस पे मीट करते हैं, ठीक है। डन। 60th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 60th क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन द इमेज विल फॉर्म डैट। चलिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। फोकल लेंथ है हमारा 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज विल बी फॉर्म डैट। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो 1/4 होगा। 1/4 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, बढ़िया। तो 1/v क्या होगा इसमें, 1/v हमें तो निकालना ही है ऑब्जेक्ट, 1/v। और ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा इसके इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, रखा जाता है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव में होता है। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो फिर नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बनाता है। और इसमें ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पे रखा, तो -1/6 होगा, ठीक है। तो 1/4 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/6, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम अगर उसे उस साइड भेजें तो, ठीक है, ऊपर देखिए, मैं ऊपर अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/4 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/v है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम 6 4 24, तो 24 लिख लेते हैं, तो 4 6 24 और -6 4 24, तो 4 तो 2/24 होगा, तो 2/24 है, बढ़िया। तो 2/24 इक्वल्स टू v है, तो यहाँ पे v है 1/v, तो 1/12 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आंसर तो 12 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर देता फ्रॉम ओ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12 सेंटीमीटर देता फ्रॉम ओ, तो वो उसका सही आंसर होता, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं कि लेंस को हम कॉनकेव लेके ट्राई कर सकते हैं। तो कॉनकेव वो होगा, तो उसका माइनस होगा उसका फोकल लेंथ, तो उसका -1/4, और जो पॉजिटिव था हमारा माइनस प्लस 1/2 था, इधर आके माइनस हो जाएगा -1/6। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल्स टू 1/v होगा, तो यहाँ पे अगर हम 12 नीचे ले लेंगे तो 3 होगा, -3, और 6 2 था तो -5, तो -5/12 इक्वल्स टू 1/v होगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू -12/5 इक्वल्स टू -2.4। तो इसमें अगर हम ये अगर कॉनकेव लेंस अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए आ रहा है, 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, क्योंकि यहाँ पे कोई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इस दिया हुआ है, कोई भी फोकल लेंथ ये नहीं दिया है कि कौन सा फोकल लेंथ है, इसलिए हम चाहे तो कुछ भी लेके अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये दिया होता है कि केस के हिसाब से करना है, तो फिर हमें कॉन्वेक्स लेंस ही लेना पड़ता, ठीक है। होप कि आपको सारे जो भी क्वेश्चन है वो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे हों। अगर यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।